वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने यहीं पे छोड़ा था ना बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो चलिए आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। आई होप आपको जो पिछला क्लास है वो कवर हो गई होगी सारी, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी थ्योरम में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर देना। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ए सबसेट एस V1 से लेके Vn ऑफ V इज सेड टू बी बेसिस ऑफ V। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे V का। कब? इस सेट को। तो सबसे पहले V1 V2 Vn है, जो S के जो भी ये एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए। जो भी ये वेक्टर है या एलिमेंट बोलो, ये क्या होने चाहिए हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होने चाहिए। दूसरा V1 V2 Vn स्पैन करना चाहिए V को। दैट मीन्स V का एक एवरी वेक्टर ऑफ V के हर एक वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, किसके, S के वेक्टर्स में। ठीक है, एस के जो वेक्टर्स हैं उनके लिए अगर उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख जाता है, किसके, एवरी वेक्टर ऑफ V के। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिस बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन लीनियरली इंडिपेंडेंट, दूसरी कंडीशन एवरी वेक्टर ऑफ V का हर एक वेक्टर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ S। तो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, ये दोनों आपने यहाँ पे याद रखनी है कि क्या क्या कंडीशन हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में मेंशन है। अगर ये नेमिंग आ जाती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए बेसिस, ठीक है, एक हमारे पास डायमेंशन की थ्योरम होती है, वो भी मैं आपको कराऊंगी, वो दी नहीं हुई फिर भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। डायमेंशन की थ्योरम होती है डायमेंशन एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन थ्योरम, डायमेंशन एक्सटेंशन, डायमेंशन एक्सटेंशन, ये याद रखना है। और बेसिस की एग्जिस्टेंस, बेसिस की एग्जिस्टेंस, तो ये नेमिंग भी आ सकती है, नेमिंग आएंगी तो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो अगर एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर बेसिस आ गया, स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ बेसिस, तो आपको ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर इसकी स्टेटमेंट आ गई तो भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ये एग्जिस्टेंस बेसिस की थ्योरम है। ठीक है, बेसिस की थ्योरम है जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है। तो देखिए क्या कहती है स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो हमारे पास एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा हर एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के लिए। दूसरा हमारे पास है इफ एस, जो स्टेटमेंट है V1 V2 Vn स्पैन ए वेक्टर स्पेस, अगर वो वी एफ यानी कि V को स्पैन कर रहा है, जो S हमने वेक्टर स्पेस लिया वो, तो देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ S विच इज ए बेसिस ऑफ V। तो हमारे पास एक S का सबसेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि क्या होगा, बेसिस होगा V का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। तो चलिए देखें इसका प्रूफ, बहुत ही आसान है, कुछ लंबा चौड़ा यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया कि अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है यदि, देन ऑब्वियस, तो जो ऑब्वियस बात हो जाएगी कि S के जो भी एलिमेंट्स होंगे V1 V2 Vn वो क्या बनेंगे, बेसिस बनेंगे। क्योंकि अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो V का हर एक वेक्टर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, और ऐसे लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। दूसरी चीज हम प्रूव करेंगे, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो वी आर कुछ एक हमने S, देन सम वी आर बिलोंग्स टू S कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर। तो हमें ये बात प्रूव करनी है कि जो वी आर है उसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं किसी वी आर के लिए। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, V बिलोंग्स टू V है, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि ये क्या है, स्पैन करता है। स्पैन करने का मतलब यही है कि V के हर एक वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने ये ले लिया और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया फॉर सम स्केलर्स AI। ठीक है, तो लिख दिया, ये हमने ऐसे लिख दिया, इसको ब्रेक कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया VR-1 VR और VR+1। ये 2 बार लिखा गया है, एक ही बार आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें VR देन सम VR बिलोंग्स टू S, तो VR इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन हो, तो VR किन का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, VR यहाँ से हमने निकाल दिया, तो V1 V2 VR-1 VR+1 Vn इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा तो इसका मतलब इसको दिखाओ कैसे होगा, तो VR को मैंने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, ये हमने लिख दिया B1 B1 B2 B2 BR-1 VR-1 VR+1 VR+1, ऐसे हमने लिख दिया फॉर सम स्केलर्स BI बिलोंग्स टू F। अब जो ये सेकंड इक्वेशन आई है और जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन में VR की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, VR की वैल्यू यहाँ पे रख दो। यहाँ पे रखने के बाद इसको अलग अलग कर लो, वेक्टर V1 का जो कोएफिशिएंट है उसको अलग करो, V2 का अलग करो, VR-1 का अलग करो, सबका अलग कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। तो इसका मतलब जो V है ना, V को मैंने किन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, V1 V2 VR-1 VR+1 और Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। अब यहाँ से सीधा सीधा क्या हो गया, हमने V को हमने लिखा है ना, तो यहाँ से VR हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो देन दिस शोज दैट
On removing an element VR from S, the remaining set is still span V। जब हमने VR को यहाँ पे रिमूव कर दिया, देखो VR का यहाँ कहीं पे नामो निशान नहीं है, फिर भी V को हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो यहाँ से क्या कर रहा है, ये अभी भी क्या कर रहा है, V को स्पैन कर रहा है। तो इफ दिस सबसेट ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इट फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ बी। यदि यह जो सबसेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ये क्या बनाएगा, बेसिस यहाँ पे बनाएगा। अदरवाइज द सेम आर्ग्यूमेंट रिपीट, तो वही आर्ग्यूमेंट रिपीट हम करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोसीडिंग इन दिस वे आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ, कुछ एक स्टेप ऐसे करने के बाद, क्योंकि एक बार हमने वी आर निकाल दिया, फिर हम वी आर प्लस वन के लिए करेंगे, वी आर माइनस वन के लिए करेंगे, तो जब तक हमें सबसेट नहीं मिल जाता लीनियरली इंडिपेंडेंट तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। तो हमने क्या किया, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे चले, वी गेट ए सबसेट ऑफ एस विच इज लीनियरली, तो हमें एक सबसेट मिल गया जो कि क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन करता है वी को, तो देन दिस इज ए बेसिस ऑफ वी। तो ये इसका क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा किसका, वी का, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जिस्टेंस थ्योरम थी, बहुत ही इजी थ्योरम है, कुछ नहीं है, सारा कुछ स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है, वही हमने यहाँ पे दिखाना था, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक सबसेट एग्जिस्ट करवाना था जो कि क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, यानी कि बेसिस बन जाए। ओके, अब हमारे पास है डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या कहती है, we now give a precise definition of the term dimension of a vector space. It is common geometrical language to say that R3 is थ्री डायमेंशनल, प्लेन आर ऑल टू डायमेंशनल एंड लाइंस आर, देखो अब जो हमारे पास ये R3 आ रहा है तो इसका मतलब ये थ्री डायमेंशनल है, R की पावर में 3 है, 4 है, 5 है, तो जो पावर होगी वही उतनी डायमेंशनल की हमारे पास वेक्टर स्पेस होगा। प्लेन्स जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल के होते हैं, लाइंस जो होती है वो कितने डायमेंशन की होती है, 1 डायमेंशन की होती है। ये बात याद रखनी है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में। Our definition of dimension will agree with this common language but will be more general। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी बेसिस ऑफ ए, अब बेसिस में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बेसिस में, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ इज कॉल्ड, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी फाइनाइट, जितने भी एलिमेंट होंगे किसी भी बेसिस में, ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, डायमेंशन, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, ठीक है। इनफाइनाइट होगी तो इनफाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट है तो फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस हो जाएगा, और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे डायमेंशन वी, ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन बेसिस ऑफ वी, वी के अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, तो इसका होता है डायमेंशन ऑफ वी कितने हमारे पास एन है, तो यानी कि एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो रिमार्क है, ए वेक्टर स्पेस हैविंग finite basis is called finite dimensional, a vector space having is not finite तो infinite dimensional। Since a basis of a vector v can be chosen from the given generating set, the dimension of v is always less than or equal to the number of elements in any generating set। क्या कहता है, किसी भी जनरेटिंग सेट हमने चूज करा है यहाँ पे, तो अगर उसकी डायमेंशन क्या होगी, हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी नंबर ऑफ एलिमेंट उस जनरेटिंग सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के, ठीक है, जो जनरेटिंग सेट हमने लिया है उन एलिमेंट्स के से लेस देन और इक्वल टू रहेगी। इफ डायमेंशन ऑफ वी इज एन देन एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन हैव एट मोस्ट एन एलिमेंट्स, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एट मोस्ट एन, ज़्यादा से ज़्यादा एन एलिमेंट वहाँ पे होंगे। तो डायमेंशन ऑफ द जीरो स्पेस इज जीरो, जीरो स्पेस की डायमेंशन जीरो, तो जनरेटेड बाय द एम्प्टी सेट, और किससे जनरेट होता है, ये एम्प्टी सेट से। तो डायमेंशन स्पेस ऑफ आर, आर स्क्वायर आर एन, इसकी 1, इसकी 2, इसकी एन, जितनी पावर उतनी उसकी डायमेंशन है। ओके, नेक्स्ट है थ्योरम, इज ए बेसिस, अभी हमने दिस इज ए बेसिस आल्सो एस हैज, ये हमने प्रूव कराया था, ये बेसिस है तो इसके पास कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स, देयरफॉर वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ वी कितनी है हमारे पास, एन है। ओके, तो अब डायमेंशन की जो थ्योरम है वो है एक्सटेंशन थ्योरम, ये पेपर में लिखी नहीं हुई है, पेपर में सिर्फ एग्जिस्टेंस बताई हुई है, फिर भी मैं ये एक्स्ट्रा आपको करवा रही हूँ कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो एक्सटेंशन थ्योरम भी अगर उन्होंने दे दी, क्योंकि हरियाणा वाले पेपर सेट करते हैं, आपको पता ही है कि वो कैसा पेपर सेट करेंगे, एसटेट का भी आपको पता है कि कैसा लिया था, ठीक है ना, तो हम क्यों रिस्क लें भाई, आसान थ्योरम है तो हम कर लेंगे। एक्सटेंशन थ्योरम किसके लिए है, ये है डायमेंशन के लिए, ठीक है, किसके लिए है, डायमेंशन के लिए है। तो एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, हर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट फाइनली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर्म ए बेसिस ऑफ वी। तो कोई भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है फाइनली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं और उससे क्या बना सकते हैं, एक बेसिस यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन, इफ v इज ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस एंड v1 v2 vr इज लीनियरली
इंडिपेंडेंट सबसेट दैट इट कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम ए बेसिस ऑफ ई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं और बेसिस यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंड करना, ठीक है। तो चलिए प्रूफ देखें। तो सबसे पहले क्या कहता है, इफ v1 v2 vr, अगर वो स्पैन करता है v को, देन इट सेल्फ फॉर्म ए बेसिस। तो ये क्या बन जाएगा, एक बेसिस बन जाएगा एंड द थ्योरम इज प्रूव। तो थ्योरम हो गई हमारी प्रूव। दूसरा केस हम ले लेंगे, लेट s इज इक्वल टू v1 v2 vr और vr प्लस 1 टू vn बी ए मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v। तो जो हमने ये सबसेट लिया है v का, इसको हमने एक्सटेंड कराया है, ये हमारे पास कैसा सबसेट है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, v बिलोंग्स टू v आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, एस डैश हमने ये ले लिया, क्या v1 v2 vn और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया v, और वहाँ से ये सेट कैसा हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट स्केलर नॉट ऑल जीरो सच दैट, यहाँ से लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन हमने लगा दी। लगाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, इफ a इज जीरो देन वी हैव, अगर a जीरो है तो यहाँ से जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि v1 से लेके vn तक तो हमारे पास क्या है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, ठीक है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा वेक्टर डाल दिया और वहाँ से ये क्या बन गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब होने के बाद डेफिनेशन लगाई, अब ये यहाँ पे जीरो रखा तो ये आ गए, तो इसमें तो सारे स्केलर जीरो थे और ये सेट हमारा कैसा था, लीनियरली इंडिपेंडेंट था, ठीक है। तो 10 अगर ए जीरो है तो इम्प्लाइज ए आई जीरो फॉर ऑल आई विच इज नॉट ट्रू। तो ये ऐसा ट्रू नहीं होगा, ठीक है, हर एक ए आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 अगर ए नॉन जीरो है तो डिवाइड कर देंगे हम उसको वी गेट, अगर ए नॉन जीरो तो इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, माइनस ए वन बाई ए, यहाँ ये है ना ए वी, तो इसको इधर लेके आएंगे माइनस ए वी, तो माइनस ए से इसको डिवाइड कर दिया, तो वी को हमने क्या कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिख दिया v1 v2 vn। तो दस एनी v बिलोंग्स टू v इज एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ एस। तो v को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन का, और ये किसके वेक्टर से हमारे पास एस के, तो इसका मतलब v बिलोंग्स टू एल एस। एल एस का मतलब स्पैनिंग सेट होता है ना, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। तो ये होगा एल एस में चला गया, और यहाँ से वी किस का एलिमेंट था, कैपिटल वी का, तो वी इज सबसेट ऑफ एल एस, और एल एस जो है वो तो हमारे पास सबसेट होता ही है वी का। तो यहाँ से दोनों क्या हो गए, बराबर, हैंस एस इज ए बेसिस ऑफ वी। तो यहाँ से एस क्या बन गया, बेसिस बन गया वी का, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे दो केस राइज करे थे, अगर ए बराबर है जीरो हो जाता है, नॉट ऑल जीरो, तो यहाँ से हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट बनने के लिए तो हमारे पास ये इंप्लाई करेगा कि जितने भी ए आईज हैं वो जीरो हो जाएंगे, और ये बात ट्रू यहाँ पे नहीं होगी, तो ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, इसको डिवाइड कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, तो स्पैनिंग सेट हो गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया लीनियर स्पैन, जो लीनियर स्पैन एल एस का होता है लीनियर स्पैन, ठीक है, स्पैनिंग सेट के इक्वल, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो वेक्टर हमारे यही आ गया, और यही हमने यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना, एक्सटेंड करके बेसिस हमने बना दिया। चलिए नेक्स्ट, अब है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, प्रूव दैट दिस इज ए बेसिस ऑफ ए वेक्टर। बेसिस के लिए सबसे पहले शो करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के दो तरीके, एक तो जो इसने दिया है ये वाला, स्केलर लो, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी, यहाँ से ए बराबर है जीरो, बी बराबर है जीरो, सी बराबर है, तीनों स्केलर के आगे जीरो, तो ये सेट कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। दूसरा तरीका है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख दिया। अब इसका क्या निकालो, इसका निकालो आप डेटरमेंट। डेटरमेंट निकालने के बाद इसको नाम दे दो ए। डेटरमेंट निकालो, डेटरमेंट क्या आ गया इसका, नॉन जीरो। अगर डेटरमेंट नॉन जीरो आ जाता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ये मैंने बहुत बार बताया, रिजल्ट आप लिख लो। अगर डेटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर डेटरमिनेंट जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट आपने याद रखने, तो मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो गया हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, सॉरी जो जीरो आ गए। तो अब क्या करना है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है। तो ए बी सी को हम ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ए इंटू में दिस, बी इंटू में दिस और सी इंटू में दिस। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया यू हमने क्या लिया था, ए बी सी। तो ये स्पैनिंग हो गया, और इसकी डायमेंशन अगर पूछे तो कितनी, R3/R। तो डायमेंशन ऑफ एस जो भी है R3/R कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 3 इसकी डायमेंशन है। नेक्स्ट है एक्सटेंड द सेट ऑफ वेक्टर फॉर्म ए बेसिस। इसको एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड करो, स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस लेके तो इसको हमने ये सेट कंसीडर करा, इसको हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेम ऐसे ही
ये 3 है ना स्टैंडर्ड बेसिस, तो एक एक लेके प्रूव करना है। पहले तो इसके साथ प्रूव करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। तो देखते हैं इसने तीनों के साथ कर रखा है या एक ही के साथ काम चलाया हुआ है। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट 3 वेक्टर्स एंड चेक कर लिया। तो यहाँ से ये हो गया A0 B0 वी गेट C0 दस ओनली सॉल्यूशन 0। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो डायमेंशन इसकी कितनी होगी 3, आगे करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। तो आप चेक करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन कितनी आई 3 आई, तो इसका मतलब 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। अगर मान लो वो हो जाते ना 0 1 0 हो जाएंगे या 0 0 1, इनको भी आपने चेक करना है हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये हो रहे हैं तो फिर इसकी डायमेंशन देखो, डायमेंशन तो इसकी 3 ही है लिख करके ना, इसको एक्सटेंड करना है। तो डायमेंशन आर क्यूब की कितनी है 3 ही है। तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो या ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक एलिमेंट यहाँ पे उठाया और वो हमारे पास बेसिस बन गया। तो दूसरा भी आप चेक करना, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस है, नाम ही उनका स्टैंडर्ड बेसिस है, तो इनको मिलाओगे। इसके साथ हमने मिला दिया क्योंकि एक्सटेंड करने हैं। तो इसको एक बार इसको लिया है, तो एक बार इन दोनों को और इसको ले लो, एक बार इन दोनों को और इसको ले लो। तो ये प्रूव कर दो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। ये आप लोग करके बताएंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस क्यू रूट 2 ओवर क्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2.5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। 2.5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो इसकी डायमेंशन बताओ क्यू रूट 2 ओवर क्यू। क्यू रूट 2 का मतलब रैशनल नंबर है, तो a प्लस बी रूट 2 टाइप में ये लिखा जाता है। और a b किस में आएंगे जो स्केलर्स है क्यू में। तो यहाँ से कंसीडर हमने सेट करा a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट रूट 2। तो ऐसा हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो x कोई भी नंबर लिया क्यू रूट 2 से, तो आर्बिट्रेरी नंबर है। x को मैं कैसे लिख सकती हूँ a प्लस बी रूट 2 लिख सकती हूँ। इसके लिए कॉम्बिनेशन में सेम ऐसे ही हमने लिखा, तो ये हो गया हमारे पास। तो a b बिलोंग्स टू एंड 1 रूट 2 इज जो ये सेट है 1 और रूट 2 ये कैसा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमने पढ़ा था किसी भी एक रिजल्ट है, अगर किसी भी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं यानी कि 2 वेक्टर्स हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ रिजल्ट है। और नहीं पढ़ा तो मैं बताती हूँ, 2 सेट वाला वेक्टर हमेशा क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से बेसिस कितनी आ जाएगी इसकी 2 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी। तो ये इजी है, कर लेना। इसको ऐसे ही लिखते हैं क्यू रूट 2 को, ठीक है, a प्लस बी रूट 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब ये कॉलम स्पेस और रो स्पेस का टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है, कॉलम स्पेस और रो स्पेस, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल करना है, डेफिनेशन यहाँ पे हमें नहीं करनी है। तो कॉलम स्पेस और रो स्पेस की डेफिनेशन देखिए और स्टेट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसी में साथ दोनों चीजें। तो शो दैट मैट्रिसेस ए एंड बी हैव द सेम कॉलम स्पेस। तो वही सेम रो स्पेस और सेम कॉलम स्पेस ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये कॉलम स्पेस का एग्जाम्पल है। इनका मतलब इन दोनों की जो है कॉलम स्पेस क्या है सेम, ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स है। तो टू चेक ए एंड बी हैव द सेम कॉलम स्पेस वी शैल डिटरमाइन द रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। ए डैश की रो स्पेस चेक करेंगे और बी डैश की, तो कर लो। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज हमने कर लिया, ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने के बाद हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको ऑपरेशन करने के बाद 1 के नीचे वाले एलिमेंट 0, फिर उसके बाद 0, फिर 1 के नीचे के 0, ऐसे बनाते हैं ना हम। तो इसको हमने कर लिया एक्सपेंड। सिमिलरली बी का कॉम्प्लीमेंट और बी ट्रांसपोज निकालो, इसको भी हमने ऐसे कर लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव टू फाइंड दैट ए डैश एंड बी डैश हैव द सेम नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो कितनी है, अब इसमें बी में कितनी है 1 और 2 नॉन जीरो है बी डैश में, और ए में भी कितनी है 1 और 2 नॉन जीरो, ठीक है। तो दोनों में क्या है नॉन जीरो इन दी इक्विवेलेंट फॉर्म है, और नॉन जीरो हमारे पास क्या आई है रो आई है, कितनी 2 आई है, ये सबको पता है। तो रो स्पेस ऑफ ए डैश एंड बी डैश आर सेम एंड दस कॉलम स्पेस ऑफ ए एंड बी आर सेम। तो कॉलम स्पेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रो स्पेस ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज करके उनकी जो है रो स्पेस क्या करेंगे निकालेंगे, और वहां से चेक करेंगे वो क्या आती हैं सेम आती है। अगर सेम आती है तो कॉलम स्पेस भी सेम हो जाएगा, अगर सेम नहीं आती है तो कॉलम स्पेस भी सेम नहीं होगा। तो यहाँ से रो एंड स्पेस बराबर, तो इनका रिलेशन आपस में ऐसे हैं, ठीक है। तो अगर रो स्पेस फाइंड आउट करना तो सीधा ए और बी जो मैट्रिक्स है तब तो उनका ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। सीधा अगर रो स्पेस पूछे तो क्या करना है, सीधा ए को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करना है और बी को भी इक्विवेलेंट फॉर्म में हमने यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएंगे सेम आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो रो स्पेस हैव सेम 2 नॉन जीरो रो, तो 2 नॉन जीरो रो है जो वो सेम है। देखो 1 0 3 यहाँ से 0 1 -2, और ए की कितनी है 1 0 3 0 1 -2, तो सेम है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे जो हमारा कॉलम स्पेस है वो भी क्या रहेगा सेम रहेगा। अगर रो स्पेस पूछे तो कॉलम स्पेस
रो स्पेस पूछे तो सीधा रो स्पेस ही निकालनी है, और अगर कॉलम स्पेस पूछे तो उनका क्या करना है, ट्रांसपोज करके रो स्पेस निकाल के बता देना है कि सेम आएगा। तो इनका कनेक्शन आपस में ऐसे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको हम एग्जाम पेपर में ऐसे करते हैं। तो कॉलम स्पेस की जगह क्या आ जाता है, रो भी आ जाता है। रो आएगा तो इनका सीधा इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें ये देखना है कि कौन कितनी नॉन जीरो रो यहाँ पे सेम आ रही हैं। तो इन दोनों की जो नॉन जीरो रो थी 2 सेम आ रही थी, ठीक है ना। सेम का मतलब ये वाली एंट्रीज 1 0 -3 फर्स्ट और सेकंड, तो सेम इसमें भी थी हमारे पास 1 0 3 और 0 1 -2। तो ये रो स्पेस और कॉलम स्पेस के क्वेश्चन हमें ऐसे चेक करने हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो देखो मैं सिलेबस दिखाती हूँ हमने क्या कर लिया यहाँ पे। ये आ गया हमारा सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ से देखो इंडिपेंडेंस इन ए वेक्टर स्पेस हमारा चल रहा था, ये हमने कल डेफिनेशन इसकी पढ़ ली थी। आज हमने पढ़ा है एग्जिस्टेंस ऑफ ए बेसिस। बेसिस यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस का मतलब एग्जिस्टेंस थ्योरम हमने यहाँ पे पढ़ी है। ये ऐसे भी आ जाएगी और नेमिंग भी आ जाएगी और स्टेटमेंट के साथ भी आ जाएगी। तो स्टेटमेंट तो आपने यहाँ पे याद करनी है। तो देयर एग्जिस्ट ए बेसिस ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, तो ये थी। उसके बाद है द रो एंड ए कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स, इसके हमने क्वेश्चन करने थे, वो हमने कर लिए। तो ये हमने कर ली है। इसका पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो हमारा ये सारे टॉपिक्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थोगोनल सेट, और ये वाला टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो ये तो नीचे वाली चीज़ें तो आसान है, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी आसान है, जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, वेक्टर एंड मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ये तो आसान है, ठीक है। 1-2 दिन में ये हो जाएगा। तो अब हम करेंगे कल इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिर बस इतना ही, और समझ आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें, ठीक है। तो उससे मेरे को मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।